अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कैलकुलस का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर का ये पोर्शन है। वेक्टर जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक वेक्टर अलजेब्रा जो हम मुकम्मल कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इस वेक्टर कैलकुलस की 2-4 डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज हम उनको डिटेल में स्टडी करने जाएंगे। और कैलकुलस का जो पहली चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे ना, वो है जी ये स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, इनका फ़र्क है। लास्ट लेक्चर में इनकी डेफिनेशंस मैंने क्लियर की थी। और फिज़िकल डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए ना, तो स्केलर फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी का फील्ड होगा और वेक्टर फील्ड वेक्टर क्वांटिटी का फील्ड होगा। मैंने लास्ट टाइम इसकी एग्जांपल दी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम उसको देखेंगे, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हवाले से, तो ये एक वेक्टर फील्ड है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पोटेंशियल को भी डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यही फील्ड बन जाएगा स्केलर फील्ड। मज़ीद एलेबोरेशन अगर हम करें और मैथमेटिकली इनको समझने की कोशिश करें, हम समझ लें ये जो स्केलर क्वांटिटी की हम जो बात कर रहे हैं या वेक्टर की बात कर रहे हैं, असल में ये फंक्शंस हैं, इक्वेशंस हैं। ये ऐसे फंक्शन जो कि डिफाइंड हैं, जो कॉन्टिन्यूस हैं, जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, जिनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, जिनमें कॉन्टिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन नहीं है ये। तो स्केलर फील्ड स्केलर फंक्शन का फील्ड होगा और वेक्टर फील्ड वेक्टर फंक्शन का फील्ड होगा। ऑब्वियसली 2D में हो सकता है, 3D में हो सकता है। 3D में इसके आई और जे और के कंपोनेंट होंगे। अब आप मैथमेटिकली यूँ ज़हन में रखें कि जब मैं स्केलर फील्ड की बात करूँगा तो एक स्केलर इक्वेशन हमारे जहन में आनी चाहिए जिसमें कोई आई जे के का कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। और जब हम वेक्टर की बात करेंगे, वेक्टर फील्ड की, तो उसमें एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें बाकायदा आई जे के कंपोनेंट आ रहे होंगे। इसको अगर हम करना चाहें, आगे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सेक्शन आएगा। इसका जो सेक्शन होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, उसमें जाके ये बातें मज़ीद एलेबोरेट हो जाएंगी। अगर सरेदस्त देखा जाए तो फ़िलहाल तो हमने ये डेफिनेशन तक अपने आप को रखा। अब हमारे पास जो एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका आर्टिकल शुरू होने जा रहा है, वो है जी द ग्रेडियंट ऑफ आ स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट मैंने लास्ट में बताया था, स्लोप को कहते हैं वैसे हम। स्लोप, आम जो स्लोप आप निकालते हैं ना, टेंजेंट थीटा मैथमेटिकली जिसका फार्मूला होता है, या डी वाई ओवर डी एक्स डेरिवेटिव जिसे आप कहते हो, या कली वाई ओवर कली एक्स भी हो सकता है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिएगा कि वो जो आप डी वाई ओवर डी एक्स करते हैं वो एक लार्ज डेरिवेटिव है, पूरी क्वांटिटी के लिए होता है, जबकि पार्शियल उसके थोड़ा सा कोई हिस्सा होता है। ठीक है, यहाँ दोनों का हम यूज़ करेंगे। हम ग्रेडियंट को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, इसका यार बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ये है कि ग्रेडियंट चेंज है, रेट ऑफ चेंज हमें पता है। लेकिन कौन सा रेट ऑफ चेंज है? ये एक मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है। किसी भी स्केलर फंक्शन का जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज होता है इन अ डायरेक्शन, तो उसको हम ग्रेडियंट का नाम दे देंगे। ये बात याद रखिएगा। जब इसमें इसका मतलब ये हो गया कि स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट मालूम करेंगे, तो वो ग्रेडियंट क्या बन गया? वेक्टर क्वांटिटी बन गई इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ग्रेडियंट यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन ज़्यादा बेटर और बेस्ट डेफिनेशन है। अब इधर आए, ये डेफिनेशन आपने किस तरह है, कहाँ पर है, उसके हिसाब से हम इसको देख लेते हैं अभी। ठीक है जी, डेफिनेशन ये आपके पास दिस इज़ कि जी आपके पास द वेक्टर, एक्सप्लेनेशन में अभी आता हूँ सिर्फ, कली वाई ओवर कली एन विद एन यूनिट वेक्टर गिव्स द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एस एट अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिस वेक्टर इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट एस एट दैट पॉइंट। मतलब क्या हो गया?
मतलब ये हो गया ग्रेडियंट का, जैसा पीछे मैंने डेफिनेशन लिखी है। आप जब भी ये टॉपिक करेंगे, वो जो डेफिनेशन मैंने कल पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, उसको आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे पहले, और फिर ये नीचे एक्सप्लेनेशन में आप आएंगे। तो इसका मतलब है ग्रेडियंट आपके पास चेंज है, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है, ठीक है जी, किसी फंक्शन का, स्केलर फंक्शन का, यानी किसी स्केलर इक्वेशन का, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्मल डायरेक्शन होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। कैसे मैं बताता हूँ अभी। अब डायग्राम में आ जाए। हमने क्या किया है कि हमने दो सरफेसेस लेट कर ली हैं। एक सरफेस आपको नज़र आ रहा है S1 है, ये वाली नीचे वाली, ठीक है, और एक S2 है, ये ऊपर वाली नज़र आ रही होगी। और इसको हमने डिफ़ाइन किया है कि ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से सरफेस जो हमारे लोअर सरफेस है उसको एक पॉइंट A तक जो वेक्टर है वो R वेक्टर है। जब हम इसको लेके जाते हैं दूसरी सरफेस पर एट पॉइंट B, तो ये इसमें R के साथ डेल्टा R रेट ऑफ चेंज आ गया, और ये डेल्टा R वेक्टर नज़र आ रहा है, ठीक है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनको समझना मुश्किल नहीं है। अब इन दोनों सरफेस प्लेन्स के दरमियान में जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो ये यूनिट वेक्टर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, और ये उसका यूनिट वेक्टर है, एन यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे मज़ीद एलेबोरेट किया हुआ है, सेम डायग्राम है, ठीक, ताकि आपको समझ आए कि कैसे हमने डायग्राम के अंदर उसको डेवलप किया हुआ डायग्राम को। और डायग्राम के अंदर थीटा नज़र आ रहा है आपको, दो वेक्टर्स के बीच में डी.आर और एन का यूनिट वेक्टर। अब याद रखिएगा, ये अगर वेक्टर डी.आर है दिस वन, और ये एंगल थीटा बना रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट वेक्टर, तो ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है आपको दरमियान में, ये डी.एन, ये बराबर होगा डी.आर कॉस ऑफ थीटा। आम वेक्टर रेजोल्यूशन के रूल के मुताबिक एडजेसेंट कंपोनेंट डी.आर कॉस ऑफ थीटा होता है, जो डी.एन के इक्वल होगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ देखिए, हमारे पास जो कम से कम डिस्टेंस है, मैंने अभी अभी आपको बताया S1 और S2 का। इस S1 S2 आपके पास समझ लें कि ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, सरफेसेस है S1 S2, और एक S इसके ऊपर स्केलर पॉइंट फंक्शन है जिसको हमने डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इस S का रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है। S का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे अब हम, ये चीज़ आपने अब नोट करनी है। अब देखें, द रेट ऑफ चेंज या इंक्रीज ऑफ S एट A इन द डायरेक्शन ऑफ A B वेक्टर इज कर्ली S ओवर कर्ली R। ये A से B इसकी बात हो रही है, इसके अलोंग इसका रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ चेंज कर्ली S ओवर कर्ली R है। लेकिन यही इंक्रीमेंट अगर आप शॉर्टेस्ट फासले पे लेके जाएंगे, ऑब्वियसली जब आप ये कर्ली R को जो नीचे डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर है, इसको आप स्मॉल कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज इस डायरेक्शन होगा, स्मॉलर डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर होता है हमेशा दो प्लेन्स के बीच में, वो होगा। और ये जो कर्ली S ओवर कर्ली N है, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, और यही ग्रेटेस्ट जो रेट ऑफ चेंज है इन द डायरेक्शन ऑफ N यूनिट वेक्टर ग्रेडियंट कहलाएगा, ठीक। अब आप इधर आए, कर्ली ओवर कर्ली S ओवर कर्ली N इज इक्वल टू कर्ली S। अब कर्ली N, जैसा ये DN DR कॉस ऑफ थीटा फुल सरफेसिस के लिए, तो उसका छोटा पार्ट क्या होगा, स्मॉल पार्ट कर्ली R कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। कॉस ऑफ थीटा को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले आएँ, इधर ले आएँ, तो ये बन जाएगा कर्ली S ओवर कर्ली R इज इक्वल टू कर्ली S ओवर कर्ली N कॉस ऑफ थीटा। इक्वेशन 1.45, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं अपने नोट्स डेवलप करते हुए। अब जब हम ग्रेडियंट की बात करते हैं, ग्रेडियंट क्या है इसमें, कर्ली S ओवर कर्ली N, ये जो छोटा सा पोर्शन है ये इसमें ग्रेडियंट है। ये देखें, ये हमने डिफाइन कर दिया इक्वेशन से। अब हमने साबित करना है ये वेक्टर क्वांटिटी है और डेल ऑपरेटर के इक्वल है, ठीक है। ये साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास नज़र आ रही है 1.46, इसके दोनों एंड पे हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका DR के साथ। ये देखें, अब कैलकुलेशन नीचे हुई हुई है, लेकिन मैंने इसको ज़रा एलाबोरेट करके इसी वे में ना साइड पे लिखा हुआ है। आप इसको आप कंसंट्रेट करेंगे, जो इंग्लिश या एक्सप्लेनेशन का पोर्शन आप इसी को कंसीडर करेंगे, और नीचे ये जो सारी आपके पास कैलकुलेशन आ रही है इसको आप ये करना चाहें ये कर लें, लेकिन साथ में जो एलाबोरेट किया हुआ है इसको भी देख लें, इसको शामिल करने इसको कर लें, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। DR दोनों तरफ डॉट ले लिया। इधर जब डॉट को ओपन करेंगे N यूनिट वेक्टर के साथ, ऑब्वियसली N की मैग्नीट्यूड DR की मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा आएगा। N की मैग्नीट्यूड 1 होगी, खाली DR कॉस ऑफ थीटा बचेगा। DR कॉस ऑफ थीटा DN के बराबर है, ये यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो है आपके पास डेरिवेटिव की, ये कर्ली S ओवर कर्ली एंड DN ये इक्वल होता है DS, डेरिवेटिव ऑफ S के बराबर होता है, ठीक। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ S को जब हम कॉम्पोनेंट्स में लिखते हैं, पार्शियल की शक्ल में लिखते हैं, तो उसकी इक्वेशन बनती है DS इज इक्वल टू थॉमस फिनी
शायद इंजीनियर्स के लिए, उसमें ये आपने पढ़ा होगा। कर्ली एस ओवर कर्ली एक्स डी एक्स, कर्ली एस ओवर कर्ली वाई डी वाई, कर्ली एस ओवर कर्ली जी डी जी। ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। दिस वन इज़ आल्सो द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, पार्शियल की डेरिवेटिव की शक्ल में, ठीक है। अच्छा, ये वही डेरिवेटिव है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिख चुके हैं राइट साइड पर। अब इसके अंदर देखिएगा, अब हमने डिफाइन कर रहे हैं डेल ऑपरेटर को ऑन एस, स्केलर पॉइंट फंक्शन पे डेल ऑपरेटर को अप्लाई करें। इसकी इक्वेशन मैंने कल आपको बताई थी, ये था कर्ली ओवर कर्ली एक्स आई था ना। जब एस लगाएंगे तो कर्ली के साथ ये देखें इधर एक एस आ गया हर जगह, इधर इधर, ये डेल एस आ गया, ठीक। आगे डी आर है आपके पास, जिस तरह आर वेक्टर होता है ना एक्स आई वाई जे जी के, तो डी आर होगा डी एक्स आई डी वाई जे डी जी के। दोनों का डॉट लोगे तो आपके पास ये आंसर आता है। इन दोनों का, ऊपर वाले दोनों का जब डॉट लोगे आप, ठीक है ना, तो आपके पास आंसर आएगा डेल एस डॉट डी आर। अब ये जो डेल एस डॉट डी आर का आंसर अगर आप देखो, इक्वेशन 3 को अगर आप ओपन करो तो आंसर इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड बनती है। चेक कर लें, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, ये चीज़ बनेगी, ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को 1 में पुटअप कर दें तो ग्रेडियंट ऑफ एस डॉट डी आर बराबर आएगा डेल एस डॉट डी आर के इक्वलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब डी आर है ना, डी आर को आप दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो ग्रेडियंट ऑफ एस डेल एस और खाली ग्रेडियंट डेल के बराबर आ गया। डेल इज़ अ वेक्टर, इट मीन्स वी हैव प्रूव दैट आपके पास जो ग्रेडियंट है क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ तक आपका बाकायदा सवाल आया हुआ, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक। फिलहाल इसको आप यहीं तक रखेंगे, यहीं तक आप इसको तैयार करेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि ये जो नीचे छोटा सा न्यूमेरिकल है क्या आया हुआ है। तो वैसे इतना मुश्किल नहीं है ये, साथ से इसको अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो अभी कर देता हूँ आपके साथ, बेटर भी यही है। कर्ली एस ओवर कर्ली आर, ये अब आप पीछे अभी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये इक्वेशन 1.45 पीछे आपने पढ़ ली है, मैंने बता दिया। अब इसमें कॉस ऑफ थीटा, आपको पता है कॉस ऑफ थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है। अगर एन आपको पहले से पता है यूनिट वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर एक और आप ले लेते हैं, ठीक है, तो एन और ए यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि एन और ए आर यूनिट वेक्टर, तो उस दोनों की मैग्नीट्यूड 1 कॉस ऑफ थीटा अपनी जगह पर। अब इसको आप जब यहाँ पुटअप कर देंगे एन यूनिट वेक्टर के साथ, इस चीज़ को यहाँ पर आपने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये जो इतना पोर्शन है कर्ली एस ओवर कर्ली एन, सिर्फ एन यूनिट वेक्टर के साथ डॉट ए को छोड़ के, ये ग्रेडियंट ऑफ एस कहलाता है। और इसको मैं ए डॉट डेल एस की शक्ल में लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपने डिफाइन कर दिया कर्ली एस ओवर कर्ली आर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वैक्टर को आपने ए डॉट डेल एस से शो कर दिया। और ए यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी और एन यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ए बी आप अगर आप पीछे देखें, ए बी आपको यहाँ भी नज़र आओगे डायग्राम में, और अगर आप पीछे जाते हैं तो ये ए बी है आपके पास, दिस इज़ ए बी, ये नज़र आ रहा है आपको डी आर की डायरेक्शन में। अच्छा जी, अब आप क्या प्रूव करने जा रहे हैं? आप ये प्रूव करने जा रहे हो असल में कि आपके पास क्लोज कर्व के ऊपर अगर आप लाइन इंटीग्रल लेते हो ना ग्रेडियंट एस का, तो अलॉन्ग विद द क्लोज पाथ, तो वो है आपके पास 0 आता है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? आपने ये एक कर्व ली हुई है ए और बी के दरमियान में, एक कर्व 1 है आपके पास, एक कर्व 2 है, ठीक है। मतलब आपके पास यूँ समझ लें कि जब आप इसकी बात करते हैं तो एक पोर्शन आपके पास आ रहा है ये ए से लेकर ये सारा पॉइंट P1 पॉइंट और P2 पॉइंट है ना, तो P1 से लेकर P2 पॉइंट तक कर्व 1 है, और P1 से P2 इधर से अगर आप देखते हैं तो कर्व 2 है आपके पास, 2 कर्व्स हैं आपके पास, ठीक। ये देख लें, पाथ एक कर्व 1 है पॉइंट P1 P2 की, ठीक है, और दूसरी कर्व 2 आ गई है ऑन द अदर साइड। मतलब एक पूरा क्लोज कर्व है, उसका एक हिस्सा आपने C1 नाम दे दिया और एक हिस्से को C2 का नाम दे दिया। एक P1 से P2 है, P2 से P1 है, यूँ आप समझ लें। मतलब सर्कल सा बन जाता है आपके पास, क्लोज पाथ बन जाता है। इस क्लोज पाथ पे आपने अप्लाई करना है लाइन इंटीग्रल अप्लाई करना है, ठीक है। उसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बहस में जाने के बजाय वी आपने यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ ये ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है।
तो अगर आप इस वी पॉइंट का ए पॉइंट के ऊपर इसका अगर आप लाइन इंटीग्रल निकालते हैं वी फंक्शन का डी एल के साथ, डी एल एरिया एलिमेंट है, यानी पूरा जो कर्व नज़र आ रही है इसका छोटा सा पाथ आपको नज़र आ रहा है ए और बी के दरमियान में। ए ये आप देखें डायग्राम के अंदर ये वाला, ये चीज़, ये आपके पास ए बी के दरमियान में छोटा सा लाइन इंटीग्रल है, वो एरिया लेंथ एलिमेंट है। इस लेंथ एलिमेंट का वी एस के डॉट के साथ आपने लिया लाइन इंटीग्रल। आपने डी एल लाइन इंटीग्रल का वी एस स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ डॉट लिया और उसका लाइन इंटीग्रल लिया P1 से P2 तक। ठीक, जो ओपन करोगे आप लोग जब इसको, तो जो V डॉट डी एल का जो डॉट प्रोडक्ट है डी एस, और जब डी एस को इंटीग्रल सा करोगे तो SP2 माइनस SP1 आ जाएगा। जब दूसरी तरफ से आप ये काम करोगे, ये एक तो P1 से P2 था ना, जब इसी काम को P2 से P1 करोगे तो बस यहाँ पे ये होगा, वो जो 2 से 1 आया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हो तो ये 1 2 हो जाएगा। इनको जब आप एडअप करोगे होल इंटीग्रल के लिए तो वो जवाब अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको 0 साबित कर देते हैं, इसका मतलब है कि जो लाइन इंटीग्रल है आपके पास अलोंग द क्लोज पाथ वो 0 हो गया। तो ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन की जो वैल्यू है बिटवीन 2 पॉइंट, इसका मतलब है पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है आपके पास। जो लाइन इंटीग्रल है ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन का वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप चाहे P1 से P2 चले जाओ, P2 से P1 चले जाओ, आंसर सेम आ रहा था। तभी डायरेक्शन रिवर्स करने की वजह से दोनों क्या हो गए कैंसिल। आंसर सेम ना आता, इक्वल ना आता, ऑपोजिट ना आता तो कभी कैंसिल ना होते। अब आप कहोगे सर ये तो स्केलर फंक्शन था, ये कैंसिल कैसे हो गया? भाई ये स्केल ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट वेक्टर है। दो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर का सम 0 होता था, वो चीज़ आपने प्रूव की। इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर का सम 0 कर दिया। और ये फंक्शन जिसके ऊपर ये काम होगा उसको आप क्या नाम दोगे? स्केलर पोटेंशियल फील्ड नाम दोगे या लेमिनार वेक्टर फील्ड का नाम दे दोगे। ठीक है ना, दैट्स ऑल। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।